ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन जो फंजाई की होती है वो रिप्रोडक्शन की बेस पे होती है। और कौन से टाइप की रिप्रोडक्शन की बेस पे होती है? सेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन की बेस पे फंजाई को 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा चौथा ग्रुप होता है, लेकिन उसको उसके अभी जो न्यू रिवाइज्ड बुक हुई है, न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू न्यू आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, तो उसमें ड्यूटेरोमाइकोटा को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन हम ड्यूटेरोमाइकोटा को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चूंकि फंजाई की जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फोकस कर रही है, तो पहले तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर पता होने चाहिए। डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी इसमें हम डिस्कस करेंगे। आपको आपको स्टेजेस की तरह उसको याद रखने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर, राइट? तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो छोटी छोटी मैं चीजें बताऊंगी ना वो एमसीक्यूज लेवल पे पूछ ली जाती हैं, तो आपने अपनी चीज बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स तक की क्लियर कर लेनी है खुद ब खुद, ठीक है? सबसे पहले आपके सामने अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होते हैं, राइट? अब होता क्या है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये स्टार्ट होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो मैं आपके सामने 2 फंजाई बना रही हूं। ये मैं आपके सामने फंजाई बना रही हूं, ये इसका हाइफी है, ठीक है? ये एक और मैं फंजाई बना रही हूं, ये इसका हाइफी है। अब होता क्या है कि ये दोनों जो है ये हमारे पास कहलाता है स्पोरेंजियम। क्या कहलाता है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम वो पाउच होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअली, राइट? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप की एक बॉडी है। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये स्टार्ट होती है एसेक्सुअल के लेवल पे, और एसेक्सुअली आपको पता है स्पोरेंजियम से स्पोर्स बनते हैं। हमने सिर्फ जो मेन फोकस इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो ये है हाइफी, राइट? ये है हाइफी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि अगर हाइफी में यहाँ पर पार्टीशन मौजूद होंगे तो आप इसे कहेंगे सेप्टेट हाइफी, और अगर इसमें पार्टीशन मौजूद नहीं होंगे तो आप इसे एसेप्टेट या सिनोसाइटिक बॉडी भी कहेंगे। लेट्स सपोज कि अगर हाइफी में यहाँ पर ये सेप्टेट हाइफी है, यानी कि यहाँ पर जाहिर सी बात है ये न्यूक्लिएटेड है, हर एक सेप्टेट में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो होता क्या है कि ये हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उनका स्टार्ट रिप्रोडक्शन अपनी स्टार्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है। वो हार्मोन क्या करता है कि ये जो हाइफा है इसका आगे से जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देता है, ठीक है? ये क्या कर देता है? इसका आगे से स्ट्रक्चर को ब्रॉड कर देता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाता है गैमेटेंजिया। क्या कहलाता है? गैमेटेंजिया, ठीक है? तो आगे से ये सबसे पहले हाइफा, सबसे पहला स्टेज क्या है? गैमेटेंजिया की फॉर्मेशन होती है। गैमेटेंजिया का मतलब है ये आगे से अपने आप को गैमीट्स में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि सबसे पहले हाइफा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बॉडी अपने आप को पहले गैमीट्स में बनाएगी, पहले अपने आप को गैमीट की फॉर्मेशन देगी, और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटेंजिया। तो अपनी आगे का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड करेगा, और यहाँ पर ये एक गैमेटेंजिया स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। अब क्या होगा कि थोड़ा सा इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों हाइफी एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएंगे, ठीक है? ये दोनों हाइफी एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएंगे। तो जब ये हाइफी एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं तो सबसे पहले इनके अंदर होती है प्लाज्मोगैमी। क्या होती है? प्लाज्मोगैमी। और हमें पता है व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोगैमी? जब दोनों का साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है दैट आर कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहले क्या होती है आपने याद रखना है कि फर्स्ट गैमेटेंजिया बनता है। गैमेटेंजिया के बाद जो फ्यूजन होती है साइटोप्लाज्म की, दैट फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। अब क्या होता है कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस मौजूद है। तो अब होता ये है कि न्यूक्लियस जो है वो भी करीब आ जाता है एक दूसरे के, ठीक है? तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके का पार्ट बनाऊं कि अब मैं एक न्यू स्टेज बना रही हूं कि जिसमें हमारे पास ये 2 ओवरलैप हुए हैं,
और हमारे पास एक यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है इसका, और दूसरा न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब होता ये है कि ये जो मैंने दोनों न्यूक्लियस आपको बताया है ना, ये फ्यूज हुए हैं। तो जब न्यूक्लियस की आपस में फ्यूजन होती है, उस न्यूक्लियस की फ्यूजन को आप कहते हैं कैरियोगेमी। क्या कहते हैं? कैरियोगेमी। समटाइम्स किसी किसी फंजाई में ये कैरियोगेमी फटाफट हो जाती है, यानी कि प्लाज्मोगेमी के फौरन बाद कैरियोगेमी हो जाती है, फौरन साइटोप्लाज्म की फ्यूजन के बाद फौरन जो है वो न्यूक्लियस की फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन समटाइम ये फ्यूजन न्यूक्लियस की होती नहीं है, और जब ये फ्यूजन की न्यूक्लियस की फ्यूजन नहीं होती तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास क्या शुरू होता है, जब हम अगर हम ये कहेंगे कि फ्यूजन अब न्यूक्लियस की शो नहीं हो रही, तो जब न्यूक्लियस की फ्यूजन शो नहीं होगी तो एट दैट टाइम यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर फ्यूजन हुई भी थी, अब यहाँ पे जो हमारे पास सेल हैं वो दोनों के दोनों सेपरेट मौजूद है, यानी कि ये सेल अलग सेपरेट मौजूद है और ये दूसरा सेल यहाँ पे अलग सेपरेट मौजूद है। यहाँ पर इसका मतलब प्लाज्मोगेमी तो हो गई है लेकिन यहाँ पर कैरियोगेमी नहीं हुई है। तो जब यहाँ पे कैरियोगेमी नहीं होती तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी, या उस हाइफी को आप कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी, यानी कि ये एक ऐसी हाइफी है जिसके अंदर यानी कि प्लाज्मोगेमी तो हो गई है लेकिन कैरियोगेमी अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब जब आपको पता है जब कैरियोगेमी होती है तो कैरियोगेमी का मतलब है कैरियोगेमी, अगर मैं ये बात बोल रही हूँ कि कैरियोगेमी हो रही है तो कैरियोगेमी का मतलब है यहाँ पर डिप्लॉइड नंबर ऑफ जो है वो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन रहा है या डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन रहा है। लेकिन जब मैं डाइकैरियोटिक हाइफी की बात करती हूँ तो वो हैप्लॉइड ही रहता है। हैप्लॉइड क्यों रहते हैं? क्योंकि अभी तक ये दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपने याद रखनी है। तो कुछ फंजाई के अंदर कैरियोगेमी हो जाती है, कुछ फंजाई के अंदर कैरियोगेमी नहीं होती है। कैरियोगेमी बहुत अरसे के बाद होती है, बहुत टाइम बाद होती है। तो जब तक वो कैरियोगेमी नहीं है लेकिन एक ही जगह पे मौजूद है, एक ही सेप्टेट में मौजूद है और दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं, उस कंडीशन को आप कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी। ठीक है, अब लेट सपोज अगर हम ये बात करते हैं कि भाई यहाँ पर अब प्लाज्मोगेमी हो गई है, यानी कि पहला हमारे पास स्टेज क्या था? पहला स्टेज हमारे पास है प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या है? प्लाज्मोगेमी। ठीक है, सेकंड स्टेज हमारे पास क्या है? कैरियोगेमी। अब वो अलग बात है कि कैरियोगेमी में हमारे पास डाइकैरियोटिक कैरियोगेमी हो रही है। डाइकैरियोटिक का मतलब क्या है कि दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पर फ्यूज हो या फ्यूज ना हो, यहाँ पे एक ज़ायगोट लाइक अपीयरेंस तो हो ही जाती है। यानी कि अगर ज़ायगोट के अंदर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए हैं तो आप कहेंगे ये डिप्लॉइड सेल हमारे पास बन चुका है। लेकिन अगर इस टाइप की कंडीशन हो, ठीक है, लेकिन अगर इस टाइप की कंडीशन हो यानी कि डाइकैरियोटिक हाइफी की कंडीशन हो तो आप कहेंगे ये ज़ायगोट तो बना है लेकिन ये जो ज़ायगोट है ये डाइकैरियोटिक हाइफी है, यानी कि ये हैप्लॉइड इन नेचर है। अब लेट सपोज इसने अपने आप को, जब आपको पता है जब दो गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं, ज़ायगोट बनाते हैं, तो वो अल्टीमेटली न्यू हाइफी की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि यहाँ पर भी न्यू हाइफा फॉर्मेशन होगी। लेट सपोज ये न्यू हाइफी की यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई। अब अगर ये न्यू हाइफी की यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुकी है तो लेट सपोज ये सेप्टेट हाइफी है और इसके अंदर हम न्यूक्लियस को दिखा रहे हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो डाइकैरियोटिक है। डाइकैरियोटिक का मतलब ये है कि इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग मौजूद है, यानी कि डबल डबल न्यूक्लियस मौजूद है, यानी कि बगैर कैरियोगेमी प्रॉपर नहीं होगी, यानी कि बनेगी बॉडी लेकिन बॉडी के अंदर ये क्या, इसने अपने आप को जब डिवाइड किया तो अब ये अपना एक एक सेल जो है वो डाइकैरियोटिक हाइफी ही शो करेगा। अपना एक एक सेल डाइकैरियोटिक हाइफी ही शो करेगा। तो ये आपको क्या फॉर्मेशन आपको दिखी? ये आपको न्यू हाइफा दिखा। ठीक है, ये आपको क्या दिखा? ये आपको न्यू हाइफा दिखा। अच्छा, अब लेट सपोज काफी अरसे के बाद, अब हम लेट सपोज करते हैं कि काफी अरसे के बाद अब यहाँ पर जो पहले यहाँ पर क्या था कि
अलग अलग न्यूक्लियस मौजूद थे, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पे आके, ठीक है, काफी अरसे के बाद एक पॉइंट पे आके ये दोनों न्यूक्लियस आपस में हो गए फर्टिलाइज, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो गई कैरियोगेमी, यानी कि दोनों न्यूक्लियस आपस में हो गए क्या, कॉन्जुगेट हो गए, आपस में इन्होंने फ्यूजन कर लिया। अब इस पॉइंट पे आप इसे कहेंगे ये डिप्लॉइड सेल बना है, ठीक। तो यहां पर यानी कि सम टाइम जाइगोट कैरियोगेमी कर देता है और सम टाइम फंजाई के अंदर वो कैरियोगेमी नहीं करता बल्कि डाइकैरियोटिक हाइफी में ही कन्वर्ट करता है, जिसमें आप देख रहे हैं पहले स्टेजेस में दोनों न्यूक्लियस अलग अलग मौजूद थे, यानी कि प्लाज्मोगेमी तो हो गई थी, कैरियोगेमी नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा काफी अरसे के बाद एक पॉइंट पे ये फाइनली कैरियोगेमी अपनी शो कर ही देगा, जिसमें दोनों के दोनों न्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइज और फ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जैसे ही अपने अपने साथ फर्टिलाइज हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर बनाएगा और उस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। आप उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। सम टाइम ये फ्रूटिंग बॉडी हमारे पास जो होती है वो थोड़ी सी इस तरह की होती है, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप की होती है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की होती है। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं एस्कस, ठीक है। एस्कस का मतलब क्या होता है, एस्कस का मतलब होता है इट शो आ सैक लाइक स्ट्रक्चर, राइट। अगर हम एस्कस टाइप की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका मतलब है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। सैक का मतलब थैली की तरह स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि ये जो डिप्लॉय, ये यहाँ पर जो कैरियोगेमी 2n हुई है, लेकिन जब ये अपना फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, और आपको पता है फ्रूटिंग बॉडी वो बॉडी होती है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये फ्रूटिंग बॉडी सैक लाइक है तो मैंने इसको बोल दिया एस्कस। अब क्या करता है कि ये इस पॉइंट पे डिप्लॉयड था, लेकिन ये म्योटिकली, लेकिन क्या करेगा ये म्योटिकली यानी कि म्योसिस से अपने यहाँ पे स्पोर्स बनाएगा, अपने आप को, सेल को अपने आप को डिवाइड करे। और आपको पता है म्योसिस से एक सेल 4 में डिवाइड होता है, तो यानी कि ये इस फ्रूटिंग बॉडी में जो इसने सेल बना दिया है वो म्योटिकली इसने सेल बनाया है और इसने डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट किया है। अब इस फ्रूटिंग बॉडी में जो हमारे पास सेल मौजूद है वो हैप्लॉइड इन नेचर है, यानी कि सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। तो अगर यहाँ पर सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है, अब ये सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक दफा ही डिवाइड होते हैं, ठीक है, म्योटिकली अपने आप को 4 में डिवाइड करता है। अब लेट सपोज ये अच्छा, ये फर्स्ट टाइम ये अपने आप को म्योटिकली डिवाइड करता है। अब ये सेकंड टाइम म्योटिकली डिवाइड होने के बाद अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करना शुरू कर देता है। और आपको पता है जब भी अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड, एक एक सेल अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो ये 4 से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8। तो यहां पर आपको 8 जो है आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसा होता है कि एस्कस एक नहीं होता, एस्कस की बहुत सारी अलग अलग थैलियां मौजूद होती हैं, ठीक है। एस्कस की बहुत सारी थैलियां मौजूद, अलग अलग थैलियां मौजूद होती हैं और हर थैली के अंदर 8 स्पोर्स होते हैं। तो एस्कस म्योटिकली, ठीक है, एस्कस म्योटिकली हैप्लॉइड बनाएगा और जब ये म्योटिकली ये हैप्लॉइड बनाता है, इन स्पोर्स को आप कहते हैं एस्कोस्पोर। क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर। ये सारे एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है। एस्कस जब भी स्पोर्स बनाएगा अपने, तो उन स्पोर्स को आप कहेंगे एस्कोस्पोर। क्यों, क्योंकि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, एस्कस के अंदर हो रहा है, दैट्स व्हाई आप इसे कहते हैं एस्कोस्पोर। और जब ये अपने आप को माइटोटिकली बहुत सारी डिवीजन करेगा, अब इस पूरी थैली को आप कहेंगे, अब इस पूरी थैली को आप क्या कहेंगे, ये आपने आपको कह दिया एस्कस को एस्कोस्पोर्स, और आपने फिर इसको दूसरा आप इसका नाम देंगे एस्कोकार्प, ठीक है। तो स्टेजेस याद रखना है, पहले बनता है एस्कस, देन बनता है एस्कोस्पोर्स, देन बनता है एस्कोकार्प। एस्कस सिंगल बॉडी, उसके अंदर डिवीजन हुई, उसके अंदर म्योटिकली उसने डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनाए जिसे हम एस्कोकार्प, एस्कोस्पोर कहेंगे। फिर एस्कोस्पोर ने अपने आप को मल्टीप्लाइड किया, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन की, और मल्टीप्लिकेशन के बाद इसने अपने आप को एक थैली की तरह स्ट्रक्चर, और इस थैली को हम कहते हैं एस्कोकार्प, ठीक है जी।
लेट सपोज एक तरीके की इसने ये जो है वो, अच्छा, अब जिन ग्रुप के अंदर ये एस्कस होता है उन ग्रुप ऑफ फंजाई को कहते हैं, उन ग्रुप ऑफ फंजाई को हम कहते हैं एस्कोमाइकोटा। ठीक, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। मेरा मेन बताने का मकसद अभी ये है कि आपको, जब मैं आगे जाके आपको क्लासिफिकेशन की डिस्कस करूंगी ना, तो मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि भाई एस्कोमाइकोटा में एस्कस फॉर्मेशन होती है, आपको फटाफट समझ आ जाना चाहिए कि भाई एस्कस किसे कहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं। एस्कस म्योटिकली एस्कोस्पोर्स बनाता है और माइटोटिकली एस्कोकार्प बनाता है, जिसके अंदर 8 स्पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि एस्कोकार्प में, ये जो हमारे पास एस्कोकार्प का एक एस्कस है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं? आपने बोलना है 8 नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं, और 8 नंबर ऑफ स्पोर्स किसके रिजल्ट में होते हैं? माइटोटिकली होते हैं, राइट। तो म्योटिकली डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जब ये बनाता है तो ये 4 बनाता है, और म्योटिक के बाद फौरन से माइटोटिक हो जाता है, और जब ये माइटोटिकली बनाता है तो ये अपने आप को 4 से 8 में कन्वर्ट कर देता है। और जब इसकी 4 थैलियां एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होती है, क्योंकि बंडल्स ऑफ इसमें ना एस्कस मौजूद होते हैं, तो फिर आप उसे कहेंगे एस्कोकार्प। ठीक है जी, एक तो ये हो गई। दूसरी बात करते हैं, सम टाइम ये होता है कि जब हमारे पास डिप्लॉइड बन जाता है, सम टाइम ऐसा होता है कि जब हमारे पास यहाँ पे डिप्लॉइड बन गया, एक तो ये कन्वर्ट हो गया एस्कस के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये अपने आप को कन्वर्ट करता है क्लब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। आपको पता है क्लब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का होता है क्लब लाइक। तो जब ये अपने आप को क्लब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा तो आप इस स्ट्रक्चर को कहेंगे बेसिडियम। क्या कहेंगे? बेसिडियम। ठीक है, जैसे इसको एस्कस कहा दिया, इसको बेसिडियम कहा दिया। बेसिडियम में वो कौन सा स्ट्रक्चर था? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर था। ये किस तरीके का? ये क्लब लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये भी ऐसे ही करेगा, ये अपने आप को म्योटिकली डिवाइड करेगा और म्योटिकली अपने आप को इस तरीके के अपनी, अच्छा एक और चीज आपने एमसीक्यूज के याद रखने कि एस्कस जो अपने स्पोर्स बनाता है ना, वो अपनी बॉडी के अंदर बनाता है, जबकि ये जो बेसिडियम बनाता है क्लब लाइक, ये अपनी बॉडी के बाहर बनाता है स्पोर्स। यानी कि ये जो बेसिडियो स्पोर्स बनाएगा ना, बेसिडियम भी क्या बनाएगा? सबसे पहले बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है, तो ये जो बेसिडियो स्पोर्स होंगे वो क्लब लाइक स्ट्रक्चर के बाहर होंगे, जबकि एस्कस जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है। ये आपने एमसीक्यूज लेवल के लिए याद रखना है। और जब बहुत सारे बेसिडियम होंगे तो इसको कलेक्टिवली आप क्या कहेंगे? आप इसे कहेंगे फ्रूटिंग बॉडी। तो इसकी ये फ्रूटिंग बॉडी हो गई, जबकि जिसे आप कहते हैं बेसिडियोकार्प, जबकि एस्कस की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडी, उसे आप कहेंगे एस्कोकार्प। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत, अच्छा मैं बोलूंगी बेसिडियोकार्प है, तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर बहुत सारे बेसिडियो स्पोर्स मौजूद है, बहुत सारे बेसिडियम मौजूद है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर हर एस्कस के अंदर 8 स्पोरेंजिया मौजूद थे, लेकिन जब मैं बेसिडियो स्पोर्स की बात करूंगी तो यहाँ पर अनकाउंटेबल होते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि इसके ऊपर सिर्फ 4 अटैच है या 8 अटैच है, बहुत सारे। माइटोटिकली डिवाइड करता है ना, तो बहुत सारे डिवाइड करता है, इसमें कोई शर्त नहीं होती है। ठीक है, तो आपने जो चीजें याद रखनी है वो चीजें दोबारा से मैं बता देती हूँ। क्या क्या चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखनी है भाई? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास जो है रिलीज ऑफ हार्मोन होता है। हार्मोन की रिलीज के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है? ये बनाता है गैमेटेंजिया। गैमीट्स आपस में आते हैं, गैमेटेंजिया के बाद वहां पर फ्यूजन हो जाती है। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। देन फोर्थ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोगैमी। और सम टाइम कैरियोगैमी नहीं होती, ऑल्टरनेट होता है, यानी कि प्लाज्मोगैमी तो हो चुकी है, ज़ायगोट बन चुका है भाई, ज़ायगोट प्लाज्मोगैमी के लेवल पे ही बन चुका है। ठीक है, लेकिन सम टाइम दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होते, और जब फ्यूज नहीं होते तब हम उसे कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइब्रिड। क्या कहते हैं?
डाइकैरियोटिक। उसके बाद अपने आप को ये जो जब एक लेवल पे आके ये फ्यूज हो जाते हैं तब ये बनाते हैं डिप्लॉइड। ये बात याद रखनी है, डाइकैरियोटिक हैप्पी अभी भी हैप्लॉइड ही है, ठीक, हैप्लॉइड ज़ायगोट है। और कैरियोगेमी के बाद ये डिप्लॉइड बनेगा और डिप्लॉइड से दोबारा हैप्लॉइड बनाएगा मियोटिकली और फिर माइटोटिकली अपने आप को हैप्लॉइड, क्योंकि आपको पता है माइटोसिस सेम रखता है ना, तो माइटोटिकली जब ये डिवाइड होगा तो हैप्लॉइड ही बहुत सारे बनाएगा। माइटोटिकली जब अपने आप को डिवाइड करेगा तो हैप्लॉइड ही बहुत सारे बनाएगा, राइट। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स थे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद रखने। फिर मैंने आपको एस्कोकार्प बताया, फिर एस्कस बताया। एस्कस जो है वो बेसिकली सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि बेसिडियो जो है वो बेसिकली क्लब लाइक स्ट्रक्चर है। एस्कस एस्कोस्पोर बनाता है और देन एस्कोकार्प बनाता है। क्लब लाइक बेसिडियोस्पोर बनाता है, देन बेसिडियोकार्प बनाता है। एस्कस की एक शर्त यह है कि वो एट अ टाइम एक एस्कस में 8 होते हैं, जबकि बेसिडिया में इस किस्म की कोई नहीं होती है, लिमिटेशन बहुत सारे उसके अंदर बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। ओके जी, नाउ अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पे। तो मैंने आपको पहले बताया है कि फंजाई की जो क्लासिफिकेशन है ना वो किसके ऊपर बेस कर रही है, वो बेस कर रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो मैं अभी काफी आपको मैंने डिस्क्रिप्टिव उसका जो है वो रिव्यू दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप की होती है। अब हम ग्रुप की बेस पे इसको कर देते हैं डिवाइड, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ज़ाइगोमाइकोटा। अच्छा, ज़ाइगोमाइकोटा का दूसरा नाम है, इसे आप कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, ज़ाइगोमाइकोटा को कंजुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। कॉन्जुगेटिंग का मतलब होता है फ्यूजन। अब फ्यूजन, किस फ्यूजन को आप कह रहे हैं? कैरियोगेमी की फ्यूजन को कह रही हैं, जो कि मैं अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको अगेन बताऊंगी, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो ज़ाइगोमाइकोटा है उसको आप कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। अच्छा, ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर सबसे जो कॉमन इसका फेमस जो एग्जांपल आती है वो आती है ब्लैक ब्रैक मोल्ड, जिसे राइजोबस कहते हैं। अच्छा, होता ये है कि हमारे पास जो भी ज़ाइगोमाइकोटा है ना वो बेकरी, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। अब आप केक्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल बेकरी प्रोडक्ट्स के अलावा बन, ब्रेड, इन तमाम चीजों को वो खराब करते हैं, ठीक है। उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो उसके ऊपर होता है। उसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स के ऊपर भी लगती है और बहुत सारे वेजिटेबल्स पे लगती है, राइट। तो ज़ाइगोमाइकोटा के जो मैक्सिमम मेंबर्स है वो हमें इन जगहों पे दिखते हैं, खास तौर पे बेकरी आइटम्स में दिखते हैं, राइट। तो आपने इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है कि ज़ाइगोमाइकोटा का जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे पास है राइजोपस, और उसके अलावा हमारे पास है म्यूकोर, ठीक है, MUCOR। अच्छा, आपने इसके जो एक ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके नाम याद रखने। एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है कि भाई राइजोपस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, राइट, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा या हमारे पास बेसिडियोमाइकोटा। तो आपको एटलीस्ट इनके नाम याद होने चाहिए ताकि आप फटाफट से उस ग्रुप के अंदर इसको इंक्लूड कर दें, ठीक है। तो जितनी भी इनके पास साइंटिफिक कॉमन एग्जाम्पल इनमें जितनी स्पीशीज की बताई हुई है तो आपने वो याद रखना है। मैंने आपको एक बात आपने याद रखनी कि इसके अंदर वो स्पीशीज है जो कि ज्यादातर बेकरी आइटम्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को खराब करती हैं, उनके ऊपर फीड करती हैं, राइट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम इसकी हाइफी की। इसकी हाइफी किस किस्म की होती है? जब हम इसके हाइफा की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, या तो सेप्टेट है या तो नॉन सेप्टेट है। तो इसका जो हाइफा है, ज़ाइगोमाइकोटा का जो हाइफा है वो है नॉन सेप्टेट। अब नॉन सेप्टेट मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें पार्टीशंस नहीं होते हैं, न्यूक्लियस ऐसे ही रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। उस बॉडी को आप कहते हैं नॉन सेप्टेट। तो हाइफा की बॉडी क्या है? नॉन सेप्टेट। एसेक्सुअली स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है जी, स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं। और मैं पीछे ही आपको बता चुकी हूँ, जब मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था तो मैंने आपको यही बताया था कि दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी हुई बॉडीज के हाइफा आपस में मिलते हैं और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो जब हम इसके अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि ये भाई दो हमारे पास स्पोर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो बॉडीज हैं। यहाँ पर आपस में ये, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर अनसेप्टेड है और नॉन सेप्टेड है,
यानी कि ये सिनोसाइटिक बॉडी है। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले होती है प्लाज्मोगेमी और उसके बाद यहाँ पे हो जाती है कैरियोगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ जाइगोट हो जाता है। तो जब एक जाइगोट के अंदर दोनों जो हमारे पास न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज हो चुके हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, कैरियोगेमी, और आप इस स्पोर्स को कहेंगे जाइगोस्पोर। क्या कहेंगे आप इस स्पोर को, जाइगोस्पोर, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होगा। ठीक है, और इसके रिजल्ट में ये अपना न्यू हाइफे की बॉडी को ओरिजिनेट करेगा। इस तरह की रिप्रोडक्शन हमारे पास होती है जाइगोमाइकोटा के अंदर। क्लियर है जी? तो ये जो कॉन्जुगेशन होती है ना, इस कॉन्जुगेशन की वजह से इसे कहते हैं कॉन्जुगेटिंग फंजाई। ठीक, इस कॉन्जुगेशन की वजह से जिसमें दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं और जाइगोस्पोर बना रहे हैं, इस कॉन्जुगेशन की वजह से इसे कहते हैं कॉन्जुगेटिंग फंजाई। नेक्स्ट क्लास पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा को कॉमनली कहते हैं सैक फंजाई। क्या कहते हैं? एस्कोमाइकोटा को कॉमनली कहते हैं सैक फंजाई। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सैक फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर की होती है। एस्कोमाइकोटा इन सब ग्रुप में से सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। लार्जेस्ट का मतलब ये है कि जो अबंडेंटली प्रेजेंट है। हर ज्यादातर आपको जो स्पीशीज नजर आती है फंजाई की वो एस्कोमाइकोटा की नजर आती है। तो आपने ये एमसीक्यूज के याद रखना है कि इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ किंगडम फंजाई। ठीक, इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आती है वो हमारे पास आती है यीस्ट, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। ये आपने याद रखनी है। ये स्पीशीज हमारे पास एस्कोमाइकोटा में इंक्लूड होती है। स्पीशीज का नाम लिख दिया जाता है और बोलते हैं कि किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो आपको कुछ जो स्पीशीज हैं उनके नाम आपके मोस्ट कॉमन इनकी यीस्ट है। आपको पता है यीस्ट की बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्रियल में भी आप यूज करते हैं इसे, इसको हर तरीके से यूज किया जाता है। कुकिंग में भी इसको यूज किया जाता है यीस्ट को। तो यीस्ट मोस्ट फेमस इसके अंदर है जो कि एस्कोमाइकोटा में इंक्लूड होता है। और एस्कोमाइकोटा को लार्जेस्ट कहते हैं। अराउंड 30,000 इसकी स्पीशीज एस्कोमाइकोटा की मौजूद है। ठीक है, अब हम इसकी हाइफा की बात करते हैं। जाइगोमाइकोटा का था एसेप्टेट, नॉन सेप्टेट, जबकि एस्कोमाइकोटा का है सेप्टेट। का जो हाइफी है वो है सेप्टेट, यानी कि पार्टीशन मौजूद है और न्यूक्लियस उसके अंदर डिवाइड हुई हुई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअली ये कॉनिडिया बनाते हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ कॉनिडिया फॉर्मेशन, कॉनिडिया फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। ठीक है, तो स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के स्पोर फॉर्मेशन, कॉनिडिया फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। तो जाइगोमाइकोटा में कौन सी होती है? स्पोर फॉर्मेशन। एस्कोमाइकोटा में होते हैं कॉनिडिया और बडिंग। तो आपने ये याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि कॉनिडिया एसेक्सुअली कॉनिडिया फॉर्मेशन कर रहा होता है और बडिंग फॉर्मेशन कर रहा है। अब आप बात कर लेते हैं कि ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किस तरह की करता है। भाई सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की मैं सिर्फ यहाँ पे आपके साथ स्टेप्स डिस्कस करूंगी। वो स्टेप्स ये हैं कि जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है इसके अंदर प्लाज्मोगेमी, और इसका अपने आप याद रखना है कि जो हाइफा है वो क्या है? सेप्टेट हाइफा, यानी कि पार्टीशन। सबसे पहले होती है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद इसके अंदर ये खास तौर पे एस्कोमाइकोटा के अंदर डाइकैरियोटिक हाइफी बनता है। ठीक है, डाइकैरियोटिक हाइफी बनता है। इसका मतलब यहाँ पे कैरियोगेमी नहीं होती है, देर से होती है। देन काफी अरसे के बाद, काफी टाइम के बाद यहाँ पे कैरियोगेमी होती है। उसके बाद ये एस्कस बनाता है और आपको पता है एस्कस के अंदर हमारे पास 8 एस्कोस्पोर्स मौजूद होते हैं जो कि माइटोटिकली बनाता है। और जब आप इसकी मेनी एस्किकार की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी एस्कस, तो मेनी एस्कस को इसकी फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं और इसकी फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार। ठीक है, तो इसकी फ्रूटिंग बॉडी क्या है? इसकी फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार। एस्कस, एस्कोस्पोर, एस्कोकार। याद रखना है सीक्वेंस। एस्कस जिसमें 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंड देन एस्कोकार। तभी मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले डिस्कस किया ताकि हम क्लासिफिकेशन को मेन कॉन्सेप्टली उसको डिस्कस कर लें लाइन वाइज। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था एस्कोमाइकोटा। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने ये रखनी कि लार्जेस्ट ग्रुप है और इसको सैक फंजाई कहते हैं। क्यों सैक फंजाई कहते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है? वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास 8 होते हैं एस्कोस्पोर। ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड अपने आप को एस्कोस्पोर से करता है। इसका हाइफी सेप्टेट होता है।
एसेक्सुअल कॉनिडिया बडिंग होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके साथ इसको डिस्कस कर चुकी हूँ। देन हमारे पास आता है बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा को कॉमनली नेम है क्लब फंजाई। क्या कहते हैं? बेसिडियोमाइकोटा का कॉमनली नेम क्या है? क्लब फंजाई। और क्लब फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो हमारे पास क्लब लाइक है। दैट्स व्हाई आप बेसिडियोमाइकोटा को कहते हैं क्लब फंजाई। अच्छा, बेसिडियोमाइकोटा के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे पास पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस का मतलब क्या है? जो कि दूसरी बॉडी के ऊपर उसको डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें रस्ट और स्मर्ट आ जाते हैं। तो आपने याद रखना, रस्ट एंड स्मर्ट जो फेमस पैथोजन कॉजिंग एजेंट है वो बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर में आते हैं। उसके अलावा इसकी जो हमारे पास मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो एगैरिकस मशरूम, पसीनिया, उस्टिलागो, पफ बॉल्स और ब्रैकेट। तो एस्कोमाइकोटा सबसे अबंडेंट था, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप था, जबकि बेसिडियोमाइकोटा सबसे फेमस ग्रुप है। यानी कि फेमस का मतलब है ज्यादातर नोन जो हम फेमिलियर है जिन फंजाई से, वो बेसिडियोमाइकोटा से ताल्लुक रखती है। लेकिन मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट एस्कोमाइकोटा है। तो ये क्लियर आपको चीज समझ में आनी चाहिए। अच्छा जी, अच्छा अब हम इसके अगर हम इसके बेसिडियोमाइकोटा के हम हाइफी की बात करते हैं, तो बेसिडियोमाइकोटा का जो हाइफा है वो है सेप्टेट। ठीक है, तो यानी कि इन तीन ग्रुप्स में से सिर्फ ज़ाइगो का अनसेप्टेट है, एस्को और बेसिडो का सेप्टेट है। एसेक्सुअली कॉनिडिया बनाता है, कॉनिडिया फॉर्मेशन करता है, जबकि सेक्सुअली इसके भी स्टेप्स होते हैं। सेक्सुअली इसका जब हम स्टेप्स को डिस्कस करते हैं तो स्टेप नंबर 1 प्लाज्मोगेमी। सबसे पहले फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। देन आपके पास हमारे पास बनाता है डाइकैरियोटिक हाइफी। इसका मतलब यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है? यहाँ पर भी न्यूक्लियस दोनों फ्यूज नहीं हुए हैं। फिर आफ्टर सम टाइम डाइकैरियोटिक हाइफी अपने आप को कन्वर्ट करता है कैरियोगैमी के अंदर। देन हमारे पास ये आपको पता है बेसिडियोमाइकोटा है, तो इसकी हमारे पास जो ये क्लब फंजाई है, तो ये जो एक स्ट्रक्चर बनाएगा दैट इज कॉल्ड बेसिडियम। क्या बनाएगा? बेसिडियम। और बेसिडियम के अंदर ये बेसिडियम कहला रहा है। बेसिडियम के ऊपर जो स्पोर्स होते हैं, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये अपनी बॉडी के ऊपर बनाता है, और इस स्पोर्स को आप कहते हैं बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर। और इसकी फ्रूटिंग बॉडी को आप कहते हैं बेसिडियोकार्प। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल रही हूं कि यहाँ पर बहुत सारे क्लब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस पूरी बॉडी को आप फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे और आप इसे कहेंगे बेसिडियोकार्प। बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोकार्प। एस्कस, एस्कोस्पोर, एस्कोकार्प। ठीक, तो ये सीक्वेंस आपने अपनी याद रखनी है। ओके जी, सो लास्ट हमारे पास जो क्लास है ग्रुप ऑफ फंजाई का, दैट आर कॉल्ड ड्यूटेरोमाइकोटा, राइट। और ये जो ड्यूटेरोमाइकोटा है, इसे आप कहते हैं, इसका जो कॉमन नेम है वो आता है इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक, अच्छा, इम्परफेक्ट फंजाई इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लैकिंग होती है। ठीक, तो आपने ये याद रखना है एमसीक्यू लेवल के लिए कि इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि दे लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। तभी आप देखें, अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन, ड्यूटेरोमाइकोटा को 3 ग्रुप्स में ऐड ही नहीं किया जाता, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पे ही फंजाई के ग्रुप को डिवाइड करते हैं, ज़ाइगोमाइकोटा में, एस्कोमाइकोटा में और बेसिडियोमाइकोटा में। तो ड्यूटेरोमाइकोटा को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। तो ड्यूटेरोमाइकोटा हमारे पास कहलाता है फंगी इम्परफेक्ट। तो कुछ हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं ड्यूटेरोमाइकोटा में किस किस्म के फंजाई इंक्लूड होते हैं। अच्छा, पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास ड्यूटेरोमाइकोटा में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। इनमें मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं सैप्रोफाइटिक। और आपको पता है सैप्रोफाइटिक का मतलब वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिके करते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैरासिटिक हैं। तो मैक्सिमम इनमें 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म इस ड्यूटेरोमाइकोटा के में इंक्लूड होते हैं। एक हमारे पास आता है सैप्रोफाइटिक फंजाई, एक हमारे पास आता है पैरासिटिक फंजाई। और अराउंड 25,000 स्पीशीज जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड होती है। अच्छा, इनमें एक, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इनमें नहीं हो रही, तो होता इनमें ये है कि जब
इनके अंदर एक स्पेसिफिकली एक चीज देखी जाती है, एक स्पेशल टाइप का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखा जाता है जिसे आप कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। उसमें होता ये है कि ये इसका हाइफी है लेट सपोज, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। ठीक, तो इस करेक्टर की वजह से, इस करेक्टर की वजह से और इस फ्यूजन ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को आप कहते हैं पैरा सेक्सुअलिटी। तो एमसीक्यूज के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि पैरासेक्सुअलिटी किस ग्रुप ऑफ फंजाई में शो होता है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूटेरोमाइकोटा के अंदर पैरासेक्सुअलिटी शो होती है। पैरासेक्सुअलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय पैरासेक्सुअलिटी? पैरासेक्सुअलिटी का मतलब जिसमें हाइफी के अंदर हमारे पास जो दो न्यूक्लियस मौजूद है, क्योंकि न्यूक्लिएटेड तो है ये, न्यूक्लियस आपस में जेनेटिक मटेरियल को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी, राइट। अच्छा, अब आपने इसको, क्योंकि मैंने ये आपको बात बताई, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रही, तो हम इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं ए सेक्सुअल के लेवल पे। तो ए सेक्सुअली, ये ए सेक्सुअली इनमें किस तरह की रिप्रोडक्शन ये शो करते हैं? तो ए सेक्सुअली ये कॉनिडिया बनाते हैं, और इनका जो कॉनिडिया होता है ना, मजे की बात ये है कि इनका जो कॉनिडिया होता है, और आपको पता है कॉनिडिया किस तरीके का होता है, कि जैसे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्पोरेंजिया होता है ना, कॉनिडिया भी बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे मैं बोलूं ये स्पोरेंजिया है, तो कॉनिडिया क्या होगा? कॉनिडिया होगा, इसके ऊपर भी स्ट्रक्चर मौजूद है, तो इस स्पेसिफिकली इस स्ट्रक्चर को कॉनिडिया कहते हैं, और इस कॉनिडिया के अंदर स्पोर्स बन रहे होते हैं, राइट। और आप ये आप कहते हैं हाइफा, और आप इसे कहते हैं कॉनिडिया। तो जो ड्यूटेरोमाइकोटा होता है उसके अंदर ये जो कॉनिडिया होता है ना, ये डिफरेंट कलर का होता है, येलो, पिंक, ब्लू, रेड, मुख्तलिफ कलर्स का होता है। तो ड्यूटेरोमाइकोटा कलरफुल फंजाई के अंदर इंक्लूड, राइट। उसके अलावा क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बहुत सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट है, तो इसके ये सबसे फेमस जो डिजीज हमारे पास, ये दो टाइप की डिजीज कॉज करते हैं। तो ड्यूटेरोमाइकोटा की जितनी, इन सब फंजाई की जितनी ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, फूड के लिए यूज किया जाता है, मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है, फर्टिलिटी के लिए यूज किया जाता है, उसके साथ साथ इनके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो सेप्रोफाइटिक हैं, जो डेड ऑर्गेनिक, चलो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जो डिके वो तो चलो फर्टिलाइज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो प्लांट को डिजीज ट्रांसफर करते हैं, राइट, प्लांट को डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। बहुत सारे, जैसे मैंने आप लोगों को अभी जब मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में डिस्कस कर रही थी, तो मैं साथ साथ आपको उनकी स्पीशीज भी बता रही थी कि कुछ थे जो कि बेकरी आइटम्स पे कर रहे होते हैं, जो हमारे पास ज़ाइगोमैकोटा के थे। तो इसका मतलब वो फ्रूट वेजिटेबल्स यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट को ही प्लांट डिजीज कॉज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फंजाई होते हैं जो हमारे पास ह्यूमन डिजीज कॉज करते हैं, जिनमें एक डिजीज हमारे पास आती है फुट एंड रिंगवॉर्म डिजीज। इसमें होता क्या है कि हाथों पे और पैरों पे, स्पेशली पैरों पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि रिंग लाइक अपीयरेंस, स्पॉटिंग कर देता है। तो ये ड्यूटेरोमाइकोटा फंजाई डिजीज कॉज करता है, यानी कि स्किन डिजीज कॉज करता है, दैट इज कॉल्ड फुट एंड रिंगवॉर्म डिजीज। उसके अलावा एक और डिजीज होती है, दैट आर कॉल्ड थ्रश। इसे हम क्या कहते हैं? थ्रश। और इसका साइंटिफिक नेम है कॉन्डिडा एल्बिकेंस। इसमें क्या होता है कि जो टंग है ना, हमारी टंग, उसके ऊपर व्हाइट कलर की पिगमेंटेशन आ जाती है। तो व्हाइट कलर की जो पिगमेंटेशन होती है वो कॉन्डिडा एल्बिकेंस कहलाती है, और ये जो कौन सा फंजाई कॉज कर रहा होता है, वो कॉज कर रहा होता है ड्यूटेरोमाइकोटा। तो ड्यूटेरोमाइकोटा हमारे पास, मैंने इसके आपको डिजीज कॉजिंग इसकी सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। अब हम थोड़े से इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, राइट। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की जब हम बात करेंगे, तो पहली आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटेरोमाइकोटा में एक स्पीशीज हमारे पास होती है एस्परगाइलस, जो कि सोया सॉस बनाने में यूज होता है। आपके और मेरे घरों में जो सोया सॉस यूज होती है, वो सोया सॉस इस फंजाई से मिलकर बनती है, एस्परगाइलस। उसके अलावा फंजाई से सीट्रिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये सीट्रिक एसिड विनेगर के लिए यूज किया जाता है। अगेन फूड के लिए, फूड आइटम्स के लिए विनेगर में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा
ड्यूटेरोमाइकोटा में ही एक और हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलियम। और आपको पता है फंजाई से ही एक एंटीबायोटिक फर्स्ट टाइम बनाई थी फ्लेमिंग, फ्लोरी और चेन ने। कौन सी बनाई थी? पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन पेनिसिलियम से बनाई थी। और पेनिसिलियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? ड्यूटेरोमाइकोटा से बिलोंग करती है। और पेनिसिलियम एंटीबायोटिक के अलावा पेनिसिलियम का जो अपना एक्चुअली में फूड आइटम्स के लिए भी यूज किया जाता है फ्लेवर देने के लिए। ठीक है, आपको पता है सोया सॉस, विनेगर, इनका भी एक स्पेशल टाइप की अरोमा होती है, फ्लेवर होता है। तो पेनिसिलियम भी फूड आइटम के लिए यूज किया जाता है, जो कि फ्लेवर और अरोमा प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था लास्ट ग्रुप ऑफ किंगडम फंजाई।